हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बुलेट रिवीजन कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर टॉपिक है हमारा एनआर का टैक्सेशन, जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस लेक्चर के अंदर हम नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी की रॉयल्टी इनकम, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इनका टैक्सेशन हम देखेंगे एनआर के हैंड में और फॉरेन कंपनी के हैंड में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैटेगरी का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। आरटीपी में इसको लेके बिल्कुल क्वेश्चंस दिए हैं, पास्ट एग्जाम में इसको हर अटेम्प्ट में इसको लेके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस लेक्चर के बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पास्ट एग्जाम और स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशंस आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ए कैटेगरी का टॉपिक है आपके लिए बेहतरीन प्रिपेयर हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट, डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। अब यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, फॉरेन कंपनी अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट भी है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट फर्म भी हो सकती है, नॉन रेसिडेंट कंपनी भी हो सकती है। एंड क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस रेलेवेंट नहीं है, इवन अगर वो रेसिडेंट भी है तो भी आज के लेक्चर के प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। टैक्सेबिलिटी को करने से पहले सेक्शन 9 जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है टैक्सेबिलिटी को समझने के लिए, सबसे पहले आप ये समझिए सेक्शन 9 जो होता है वो होता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें से हमारे लिए अभी के लिए रेलेवेंट है डिविडेंड इनकम। अगर इंडियन कंपनी, जी हां इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है आउटसाइड इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो भी वो डिविडेंड की इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी। पेमेंट आपने किसको करा हो, नॉन रेसिडेंट को कराओ, फॉरेन कंपनी को कराओ, आउटसाइड इंडिया करा हो, लेकिन वो डिविडेंड पे करा है किसने, इंडियन कंपनी ने, तो वो एक्रू और अराइज इन क्या होगी, इंडिया होगी। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं, हमारे लिए रेलेवेंट है कौन सा, इंटरेस्ट। नॉन रेसिडेंट को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है किससे, बाय गवर्नमेंट से, बाय गवर्नमेंट से। अब उसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमें देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर नॉन रेसिडेंट को या फिर किसको, फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट क्या कर रही है, पे कर रही है, मनी बोरो पे, तो वो इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट के लिए और फॉरेन कंपनी के लिए डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन क्या माना जाएगा, इंडिया माना ही जाएगा। भले ही उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना ही उनका इंडिया में रेसिडेंस है, ना ही उनका क्या है बिजनेस कनेक्शन है, तो भी वो इंटरेस्ट की इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट सुनिए, अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट कर रहा है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है या फिर रेसिडेंट किसी फॉरेन कंपनी को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। किस बात का इंटरेस्ट, जो मनी उसने क्या करा है, बोरो करा है, जो डेट उसने क्या करी है, इनकर करी है, उसके लिए वो अगर इंटरेस्ट का पे कर रहा है तो वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज तभी मानी जाएगी अगर उस मनी का जो लोन उसने लिया है, जो डेट इनकर्ड करा है उसने, ओके, उसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन
कैरीड ऑन बाय हिम इन इंडिया करा हो, इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया करा हो, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग या मेकिंग एनी सोर्स ऑफ इनकम। एनी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है चाहे वो उस मनी से घर खरीद के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमा रहा हो या फिर अदर सोर्सेस की इनकम कमा रहा हो, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन क्या है, इंडिया है। इन इंडिया पे क्या करना है, फोकस करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ कौन सा है, मनी इन इंडिया है। तो जो रेसिडेंट ने क्या करा है, इंटरेस्ट का पेमेंट करा है नॉन रेसिडेंट को, फॉरेन कंपनी को, तो वो इंटरेस्ट की इनकम डीम टू एक्रू और इंडिया मानी जाएगी। भले ही नॉन रेसिडेंट का, फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, रेसिडेंस नहीं है, तो भी वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, अगर उस मनी का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है या फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया हुआ है, मान लीजिए श्रीलंका के लिए हुआ है, तो फिर वो इंटरेस्ट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ओके, अब तीसरा पॉइंट, अगर एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को, एक नॉन रेसिडेंट किसी फॉरेन कंपनी को क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, जो मनी उसने क्या करा था, बोरो करा था, जो उसने क्या करा था, लोन लिया था, जो डेट उसने क्या करी थी, इनकर्ड करी थी, उसके रेस्पेक्ट में अगर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में तभी डीम्ड टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी जब सिर्फ और सिर्फ अगर उस लोन का यूटिलाइजेशन जो है, उस मनी का यूटिलाइजेशन जो है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हुआ है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्या हुआ है, बिजनेस और क्या हुआ है, प्रोफेशन हुआ है, कैरीड ऑन बाय पर्सन इन इंडिया हुआ है। ओके, मेकिंग अर्निंग या एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया नहीं है यहां पर सिर्फ और सिर्फ कवर है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ध्यान दे लीजिएगा, अगर एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, भले ही वो क्या दे रहा है, आउटसाइड इंडिया दे रहा है, भले ही लोन का लिया हो, आउटसाइड इंडिया लिया हो, लेकिन उस लोन का यूटिलाइजेशन, उस मनी का यूटिलाइजेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हुआ है, बिजनेस प्रोफेशन, और वो भी कहां पर हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम एक्रू और अराइज इन क्या मानी जाएगी, इंडिया मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मैं अगर एक नॉन रेसिडेंट हूं और मैंने आप नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से क्या करा है, मनी बोरो करा है, मैंने आपसे क्या लिया, लोन लिया है, और उस लोन का यूटिलाइजेशन मैंने इंडिया में कोई शेयर्स खरीदने के लिए कर लिया है या फिर कोई मैंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर लिया है, जिससे इनकम मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में होगी या फिर अदर सोर्सेस में होगी, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया के लिए नहीं किया है, तो जो इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैं कौन, नॉन रेसिडेंट, आप भी कौन, नॉन रेसिडेंट, तो वो इंटरेस्ट की इनकम आपके लिए एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। बहुत ही विशेष क्या है बात है। अगर मैं रेसिडेंट होता और उस लोन का यूटिलाइजेशन अगर मैं इंडिया में चाहे बिजनेस पर्पस के लिए करता या फिर मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए करता, तो वो इंटरेस्ट की इनकम आपके लिए एक्रू और अराइज इंडिया हो जाती है। लेकिन अगर मैं भी नॉन रेसिडेंट हूं और आप तो नॉन रेसिडेंट है ही, तो वो एक्रू और अराइज इन इंडिया तभी मानी जाएगी जब उस लोन का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और क्या है, प्रोफेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कौन सा है, बिजनेस और क्या है, प्रोफेशन है, बिजनेस और क्या है, प्रोफेशन के लिए कैरीड ऑन बाई क्या है, नॉन रेसिडेंट, मैं जो नॉन रेसिडेंट बिजनेस कर रहा हूं इन इंडिया, तो ही वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो ये हमारी इंटरेस्ट की क्या होगी, एक्रू अराइज की हुई। अब हम आते हैं किसके ऊपर, रॉयल्टी के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये समझ लें रॉयल्टी, पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, नो हाउ को, ये जितने भी क्या होते हैं, इनटेंजिबल क्या होते हैं, असेट्स होते हैं हमारे। ओके, कोई सीक्रेट क्या हो गई है, इंफॉर्मेशन हो गई है, अगर आप इसको क्या करने के लिए दे रहे हो, यूज करने के लिए दे रहे हो, किसके लिए करने के लिए दे रहे हो, अगर आप उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, तो उसका जो कंसीडरेशन होगा, उसका जो क्या होगा, कंसीडरेशन जो होगा, वो क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ठीक है ना, ड्राइंग, डिजाइन, ये सब इसका यूटिलाइजेशन जो है, यूज है, राइट करने को दे रहे हैं, लाइसेंस हम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इन सभी का कंसीडरेशन क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। अब विशेष इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पेटेंट बेच देते हैं,
ठीक है, अगर उसकी इनकम कैपिटल गेन हेड में क्या होनी है, टैक्सेबल होनी है, तो फिर वो रॉयल्टी नहीं है। अगर आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं, राइट टू यूज नहीं दे रहे, आप उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सेल कर देते हैं आप उसको, जिसकी टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में जानी हो, कैपिटल गेन हेड में जानी हो, तो उस केस में वो कंसीडरेशन रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है या फिर कोई कॉमर्शियल इक्विपमेंट है या फिर कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट है, उसको अगर हम आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, उसके लिए जो भी सर्विस चार्जेस हम ले रहे हैं, लाइसेंस फीस ले रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कॉमर्शियल इक्विपमेंट और क्या है, साइंटिफिक क्या है, इक्विपमेंट है, इसके यूज का सर्विस चार्ज, लाइसेंस फी जो होती है वो रॉयल्टी कहलाती है। अब और भी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने क्या करा है, अगर आपने सेल करा है, सिनेमेटोग्राफिक क्या है, फिल्म है, सिनेमेटोग्राफिक क्या है, फिल्म है, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है, इंग्लिश मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, उसने इंडिया में क्या कर दिया, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो होती है क्या कर दिया, सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर उसका एग्जीबिशन का उसको कंसीडरेशन मिल रहा है, कंसीडरेशन मिल रहा है फॉर किसके लिए, सेल के लिए, एग्जीबिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफ सिनेमेटोग्राफिक किसके लिए, फिल्म के लिए, तो नॉन रेसिडेंट के हैंड में वो कंसीडरेशन क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। तो दो बात ध्यान से समझ लेना, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कॉमर्शियल क्या है इक्विपमेंट, साइंटिफिक क्या है इक्विपमेंट, और दूसरी बात है कंसीडरेशन फॉर सेल, एग्जीबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो उसका कंसीडरेशन क्या कहलाएगा, रॉयल्टी ही क्या होगा, कहलाएगा। हम रॉयल्टी की टैक्सेबिलिटी देखेंगे, लेकिन अभी सेक्शन 9 के अंदर एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 9 के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया रॉयल्टी के लिए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 रॉयल्टी को डील करता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लॉज 6 रॉयल्टी को डील करता है, और वो कहता है अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के यूज के लिए उसका क्या कर रहे हो, लाइसेंस फी दे रहे हो, उसका राइट टू यूज के लिए अगर आप कंसीडरेशन दे रहे हो, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो कंसीडरेशन है वो भी क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, रॉयल्टी ही कहलाएगा। टीडीएस काट के पेमेंट करिएगा, पीजीबीपी हेड में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, पीजीपी हेड में डिडक्शन मिल जाएगी। एल्स अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करके अगर आपने पेमेंट नहीं करा, तो पीजीबीपी हेड में वो आपके क्या हो जाएगा, डिसअलाउ भी हो जाएगा, और इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, वो अलग से है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट नहीं बनेगा, 40% डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, भले ही इनकम टैक्स रूल बोलता हो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ब्लॉक में क्या होता हो, इंक्लूड होता हो, लेकिन एक्ट बोलता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसका राइट टू यूज है, लाइसेंस क्या है, फी है, वो क्या होगी, रॉयल्टी मानी जाएगी। और कभी भी रूल हमारे एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब एक बात और सुनिएगा, वन मोर एक्सप्लेनेशन है, रिमूवल ऑफ क्या है, डाउट है। इंडियन बैंक्स फॉरेन सर्वर को क्रेडिट कार्ड की जो स्वैप ट्रांजैक्शन होती है उसको वेरीफाई करने के लिए, हम जो कार्ड होल्डर होते हैं, हमारे पास में क्रेडिट कार्ड होता है, हम स्वाइप करते हैं, उसे सर्वर क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और उसके लिए इंडियन बैंक्स जो है वो फॉरेन सर्वर को क्या करती है, पेमेंट करती है। वो जो पेमेंट किया गया है फॉरेन सर्वर के लिए, वो पेमेंट भी क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। डजंट मैटर पेयर जो इंडियन बैंक है, फॉरेन सर्वर इंडिया में लोकेटेड नहीं है, इवन पेयर जो इंडियन बैंक है वो उस फॉरेन सर्वर्स को डायरेक्टली क्या नहीं कर रहे हैं, यूज में भी नहीं ले रहे हैं। डजंट मैटर उस फॉरेन सर्वर का इंडिया में पेयर के पास में पोजीशन नहीं भी है, लेकिन देखना क्या, यूटिलाइजेशन। अगर उस फॉरेन सर्वर का यूटिलाइजेशन कहां पर है, इंडिया में है, तो डजंट मैटर पेयर के पास में उसकी पोजीशन नहीं है, पेयर उसको डायरेक्टली यूज भी नहीं कर रहा है, और वो लोकेटेड इन फॉरेन सर्वर, लोकेटेड इन इंडिया में भी नहीं है, लेकिन यूटिलाइजेशन इंडिया में है, तो फिर क्या होगा, वो क्या होगी, रॉयल्टी इनकम होगी। वो क्या कहलाएगी, उनके लिए इंडिया में रॉयल्टी इनकम कहलाएगी। और यही हमने किसके लिए देखा था, इंटरेस्ट के लिए देखा था, यही हमने किसके लिए देखा था, इंटरेस्ट के लिए, कि उसका यूटिलाइजेशन का इंडिया में। तो फोकस का क्या देखना है, यूटिलाइजेशन। फोकस क्या देखना है, यूटिलाइजेशन देखना है। तो हमने वहां क्या देखा था, बिजनेस कनेक्शन नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ क्या नहीं है, बिजनेस भी नहीं है आपका, रेसिडेंस भी नहीं है, ओके, रेसिडेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट की इनकम
एक्रू ऑराइज इन इंडिया हो रही थी, उसी तरह से यहां पर भी एक्रू ऑराइज इन इंडिया है। कौन सी? रॉयल्टी के। वन मोर एक्सप्लेनेशन है, इंडिया में जो टीवी चैनल्स होते हैं वो फॉरेन सैटेलाइट को पेमेंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ देयर प्रोग्राम। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ देयर प्रोग्राम इंडियन जो चैनल्स हैं फॉरेन सैटेलाइट को क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो वो जो कंसीडरेशन पे किया जा रहा है वो भी कौन सी है? रॉयल्टी इनकम है। तो सैटेलाइट को पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी इनकम है। डजंट मैटर पेयर उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा है, डजंट मैटर वो क्या नहीं है? इंडिया में लोकेटेड नहीं है, डजंट मैटर वो पेयर की पोजीशन में नहीं है, लेकिन यूटिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो फिर वो क्या है? रॉयल सबसे पहले रॉयल्टी इनकम है, और वो इनकम इंडिया में क्या होगी? डीम टू एक्रू और अराइज इन क्या मानी जाएगी? इंडिया मानी जाएगी। डीम टू एक्रू और अराइज इन क्या मानी जाएगी? इंडिया मानी जाएगी। टीडीएस काट के आप टीडीएस का डिडक्ट करिएगा, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट करिएगा सेक्शन 195 से। अगर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 194 जे के प्रोविजन से आप टीडीएस डिडक्ट कीजिएगा, एल्स नहीं तो पीजीबीपी में डिसअलाउ हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट के केस में 100% डिसअलाउ होगा, रेसिडेंट पेई के केस में क्या होगा? 30% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। आपके लिए इंटरेस्ट लगेगा अलग है, पेनल्टी लगेगी अलग है। मींस आपको डिडक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीडीएस क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब वन मोर इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपने जीएसएम सेलुलर फोन होते हैं इंडिया में क्या करा है? इंपोर्ट करा है। सेलुलर फोन फंक्शन करे इसके लिए उसके अंदर एम्बेडेड है कौन सा? सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है फंक्शनिंग ऑफ कौन सा है? सेलुलर फोन। अब यहां पर ये इश्यू अराइज हो रहा है, हम यहां पर जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी डला हुआ है, तो क्या वो पेमेंट सॉफ्टवेयर के लिए माना जाएगा? क्या वो पेमेंट अमाउंट्स टू क्या होगा? रॉयल्टी होगा। क्या वो इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया हो जाएगी? मेन पर्पस है क्या वो रॉयल्टी होगा क्या? तो यहां पर हमारे कोर्ट ने जजमेंट दिया है उस सॉफ्टवेयर की अपने आप में कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उस सॉफ्टवेयर का कोई भी इंडिपेंडेंट क्या नहीं है? यूज नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर उस सेलुलर फोन के अंदर क्या है? एम्बेडेड है, वो उस मोबाइल फोन का एक इंटीग्रल पार्ट है जो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, मियरली क्या करता है? फैसिलिटेट करता है फंक्शनिंग ऑफ कौन सा है? मोबाइल फोन। फंक्शनिंग ऑफ कौन सा है? मोबाइल फोन। उसका अपने आप में कोई भी इंडिपेंडेंट यूज नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट क्या नहीं है? एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट्स व्हाई वो जो पेमेंट हमने किया है वो हार्डवेयर जीएसएम सेलुलर फोन के लिए करा है, सॉफ्टवेयर के लिए नहीं माना जाएगा। इट मींस वो पेमेंट रॉयल्टी नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट है जीएसएम सेलुलर किसका? फोन का। वो मियरली फैसिलिटेट करता है फंक्शनिंग ऑफ कौन सा है? मोबाइल फोन को। दैट्स व्हाई वो जो अमाउंट, वो जो कंसीडरेशन पे कर रहे हैं वो नॉट अमाउंट टू क्या कहलाएगा? रॉयल्टी नहीं कहलाएगा, वो रॉयल्टी नहीं कहलाएगा। अब हमको आना है हमारी किसकी? रॉयल्टी की टैक्सेबिलिटी पे। सेम है, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको रॉयल्टी दे रही है, गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को, फॉरेन कंपनी को क्या दे रही है? रॉयल्टी क्या कर रही है? दे रही है। तो फिर वो रॉयल्टी की इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ऑलवेज मानी जाएगी। सेकंड, अगर कोई रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी क्या कर रहा है? पे कर रहा है। रॉयल्टी हम समझ चुके हैं क्या होता है? इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कॉमर्शियल इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट, और क्या है? कंसीडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी क्या है? फिल्म जो है, ये भी हमने देखा था। और हमने क्या देखा था? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी देखा था। और हमने क्या देखा था? पोसेशन नहीं है इंडिया में पेयर के पास में, पेयर डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा है, लोकेटेड भी नहीं है, ना तो सर्वर लोकेटेड है ना सैटेलाइट क्या है? लोकेटेड है, लेकिन यूटिलाइजेशन इंडिया में हो रहा है। इंडियन बैंक्स, इंडियन क्या है? चैनल्स हैं, तो वो क्या होगा? रॉयल्टी होगा। हम पेमेंट कर रहे हैं, हम रेसिडेंट हैं, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, अगर उसका यूटिलाइजेशन जो है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, सेम हमने इंटरेस्ट में देखा था, वैसा रॉयल्टी में फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वो भी कहां पर? कैरीड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया, इन इंडिया है, तो वो क्या होगी? रॉयल्टी की इनकम डीम टू एक्रू रेज इन इंडिया मानी जाएगी। किसके लिए? नॉन रेसिडेंट के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए। या फिर अगर आप उसका यूटिलाइजेशन
अगर आप उसका यूटिलाइजेशन है, जो आपने टेक्नोलॉजी लिए, पेटेंट लिया, कॉपीराइट लिया, ट्रेडमार्क लिया, नो हाउ लिया है, जो भी इंटेंजिबल जो आपने लिया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कॉमर्शियल इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट है, अगर इसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, इवन एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया के लिए, अदर सोर्सेस के लिए भी हो रहा है, अदर सोर्स की हेड की इनकम के लिए, तो भी वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। बस फोकस क्या करना है आपको, इन इंडिया पे करना है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी कंसीडरेशन का क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो वो इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा अगर उसका यूटिलाइजेशन, अगर उस प्रॉपर्टी का क्या यूटिलाइजेशन, अगर उस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन, अगर उस राइट का क्या है यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया के लिए हुआ है, इन इंडिया के लिए हुआ। और विशेष बात जो इंटरेस्ट में नहीं थी वो यहां पर है, क्या है, इवन अगर आपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया के लिए करा है, तो भी वो रॉयल्टी आपके लिए एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। इंटरेस्ट के अंदर ये मिसिंग था। इंटरेस्ट में क्या था, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट देता है तो वो एक्रू और अराइज इन इंडिया सिर्फ तभी माना जाता है जब उस लोन का यूटिलाइजेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया। लेकिन रॉयल्टी में क्या बोल रहे हैं, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी दे रहा है, रॉयल्टी कंसीडरेशन, तो वो एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा दो केस में, अगर उसका यूटिलाइजेशन उस राइट का, उस इंफॉर्मेशन का, उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय सच पर्सन इंडिया हुआ है, या फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया हुआ है, तो वो एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब हम आते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लॉज 7 पे, जो है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होती है, अगर आप कोई टेक्निकल सर्विस दे रहे हो, अगर आप कोई मैनेजरल सर्विस दे रहे हो, या फिर अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, अगर आप कोई क्या दे रहे हो, टेक्निकल सर्विस दे रहे हो, अगर आप मैनेजरियल सर्विस दे रहे हो, या फिर अगर आप कोई कंसल्टेंसी क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो उससे कहते हैं एफटीएस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। लेकिन 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 अगर जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, सॉलिसिटर, लॉयर, एडवोकेट हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, आप अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं है। आपको 194 में बिल्कुल टीडीएस के अंदर ध्यान होगा, पीजीबीपी के अंदर भी नोटिफाइड प्रोफेशन हमने लिखे हुए हैं, तो वो प्रोफेशनल सर्विस है। हम यहां प्रोफेशनल सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, हम फी फॉर टेक्निकल सर्विस, दैट इज टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस और मैनेजर सर्विस है। एडवोकेट जो देता है वो प्रोफेशनल सर्विस होती है, उसकी हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। अब फी फॉर टेक्निकल सर्विस गवर्नमेंट पे कर रही है, ऑलवेज डीम टू एक्यूराइज इंडिया। अगर कोई रेसिडेंट पे कर रहा है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, तो नॉन रेसिडेंट के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए वो इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू एंड अराइज इंडिया तभी मानी जाएगी जब उस टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया के लिए हो, या फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन किसके लिए हुआ हो, इंडिया के लिए हो। मतलब सेम इंटरेस्ट में ऐसा था, सेम रॉयल्टी में भी ऐसा था, और फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंटरेस्ट था सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 था रॉयल्टी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लॉज 7 है हमारा फी फॉर टेक्निकल सर्विस। अब अगर एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहा है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे कर रहा है, तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सिर्फ तभी मानी जाएगी, वही दो केस हैं जो रॉयल्टी में थे, अगर उसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया हुआ है, या फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया हुआ है, तो वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। विशेष बात यह है कि उस नॉन रेसिडेंट का, उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेस क्या कनेक्शन नहीं है, कोई रेसिडेंस नहीं है, ना ही उन्होंने कोई सर्विस इंडिया में रेंडर करी हो, सर्विस भी रेंडर बाहर करी हो, पेमेंट भी क्या हो रहा हो, बाहर हो रहा हो, पेमेंट करने वाला पेयर भी नॉन रेसिडेंट है, पे भी कौन है, नॉन रेसिडेंट है, लेकिन देखना क्या है, यूटिलाइजेशन, सोर्स रूल देखना है। अगर उसका यूटिलाइजेशन, वो जो रॉयल्टी जो आपने प्रॉपर्टी ली है, राइट लिए, इंफॉर्मेशन लिया है,
अगर उसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया हो रहा है या फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया हो रहा है, तो वो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई रेसिडेंस नहीं है, और ना ही वो सर्विस उसने इंडिया में क्या करी है, रेंडर्ड करी है, तो भी वो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। यस तो अब हम आते हैं इसके टैक्सेबिलिटी पे। इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी। सबसे पहले हम देखेंगे रॉयल्टी की टैक्सेबिलिटी देखेंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की टैक्सेबिलिटी देखेंगे। तो अगर आपने एग्रीमेंट कर रखा है किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, या फिर इंडियन कंसर्न के साथ में, इंडियन कंसर्न के साथ में एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ध्यान रखिएगा। अगर वो, या फिर तो एग्रीमेंट ही आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कर रखा हो, गवर्नमेंट के साथ में कर रखा हो, या फिर किसी इंडियन कंसर्न के साथ में किया हुआ हो, वो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर अप्रूव्ड है, अगर क्या है अप्रूव्ड है, तो फिर वो रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस का टैक्सेशन एट द रेट ऑफ कितने से होगा, ओनली एंड ओनली 10% की रेट से होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर DTAA है और DTAA में रेट 10% से भी क्या है, कम है, तो फिर DTAA की रेट क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। मतलब प्रोविजन ऑफ DTAA और सेक्शन 115A जहां पर टैक्स रेट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस की 10% दी हुई है, तो दोनों में से विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू क्या होगा, असेसी होगा, वो रेट एप्लीकेबल होगी। मतलब लोअर ऑफ DTAA और 115A दोनों में से जो लोअर होगा। ध्यान रखिएगा एग्रीमेंट अगर इंडियन कंसर्न के साथ में है तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, या फिर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर वो मैटर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब नो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर वो जो एग्रीमेंट आपने करा है किसी इंडियन कंसर्न के साथ में, जो आपने एग्रीमेंट कर रहा है, वो जो एग्रीमेंट है वो जिस मैटर से रिलेटेड है, वो जो मैटर से रिलेटेड है वो मैटर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो फिर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है और टैक्सेशन हो जाएगा आपका एट द रेट ऑफ 10% से, गिवन अंडर सेक्शन 115A, जहां टैक्स रेट स्पेसिफिक है। अब आपको पीजीबीपी हेड में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पीजीबीपी हेड में ना कोई डिडक्शन एक्सपेंडिचर की, ना ही कोई डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा, और या फिर अगर वो इनकम आपके अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो रही है तो आपको अदर सोर्सेस हेड में भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन आप इस इनकम में से चैप्टर 6A की, चैप्टर 6 और 6A, 6 तो होता है सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, और चैप्टर 6 से होता है किसका, डिडक्शन का, वो दोनों अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन किसी एक्सपेंडिचर की, डेप्रिसिएशन की, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की, करंट ईयर डेप्रिसिएशन की, पीजीबीपी हेड, अदर सोर्सेस हेड में कोई भी डिडक्शन अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एंड चैप्टर 6A की डिडक्शन आपके लिए क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नॉन रेसिडेंट को, फॉरेन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम ही है जो सेक्शन 115A में क्या हो रही है, कवर हो रही है, और उसके ऊपर टैक्स क्या हो चुका हो, डिडक्टेड हो चुका हो, टैक्स डिडक्टेड हो चुका हो, टैक्स डिडक्टेड हो चुका हो, तो फिर उस केस में रिटर्न फाइल करना क्या नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीडीएस किस रेट से हुआ हो, चाहे वो सेक्शन 115A में दी गई रेट से हुआ हो, चाहे DTAA की रेट में जो है उससे हुआ हो, किसी भी रेट से हुआ हो, लेकिन अगर टैक्स डिडक्टेड है और सिर्फ आपको रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम है, तो फिर आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। और एक चीज हमने क्या देखी थी, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर वो मैटर क्या है, इंक्लूडेड है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल की क्या नहीं होगी, रिक्वायरमेंट, अप्रूवल की भी क्या नहीं होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये हमने अभी सारा क्या करा है, कवर किया है। ओके चलिए तो आगे चलते हैं हम। तो अभी हमने केस भी देखा था जीएसएम का, जीएसएम सेलुलर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड था और उसकी इंडिपेंडेंट कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं थी, इंटीग्रल पार्ट था जीएसएम किसका, मोबाइल फोन का, और उसका कोई इंडिपेंडेंट क्या नहीं था, यूज नहीं था, वो मियरली फैसिलिटेट करता था फंक्शनिंग ऑफ किसके, इक्विपमेंट की। तो वो जो पेमेंट आप कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर का नहीं माना जाएगा, सॉफ्टवेयर का नहीं माना जाएगा। तो अभी हमने क्या देख लिया, टैक्सेशन भी देख लिया। 115A के अंदर 10% की रेट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर होना चाहिए।
टीडीएस कटा हुआ हो तो फिर उस केस में क्या जरूरत नहीं है, टीडीएस कटा हो तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब बात ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 44 डी ए पे आ रहे हैं। सेक्शन 44 किस पे आ रहे हैं? डीए पे आ रहे हैं। अभी सेक्शन हमने कौन सा पढ़ा था? 115 ए पढ़ा था, नॉन रेसिडेंट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस। वो तब एप्लीकेबल होता है जब नॉन रेसिडेंट का फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई नहीं है या कोई फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन नहीं है। अगर नॉन रेसिडेंट का या फिर नॉन रेसिडेंट का या फॉरेन कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या फिक्स्ड प्लेस ऑफ क्या है? बिजनेस है, फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है, फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है, और उस फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन से वो क्या कर रहे हैं? राइट दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मतलब रॉयल्टी की जो इनकम हो रही है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस की जो इनकम हो रही है वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है, वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है उस नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी की उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया से या फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया से इफेक्टिवली कनेक्टेड है, तो फिर सेक्शन 44 डी ए एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 115 ए एप्लीकेबल नहीं होगा, स्पेशल टैक्स रेट 10% एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर 44 डी ए के अंदर जो प्रोविजन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो 44 डी ए है, वही रॉयल्टी की इनकम है, वही फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, वही नॉन रेसिडेंट है, वही फॉरेन कंपनी के लिए है, लेकिन कब है? जब वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी का जो कंसीडरेशन है इफेक्टिवली कनेक्टेड है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन इंडिया से या फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन सिचुएटेड इन किससे? इंडिया से। तो फिर उस केस में टैक्सेशन आपका कौन सा होगा? नॉर्मल होगा। स्पेशल टैक्स रेट 10% वाली एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉर्मल टैक्सेशन होगा। नॉर्मल टैक्सेशन होगा, आपको एक्सपेंडिचर की भी क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी जो एक्सपेंडिचर होलली एंड एक्सक्लूसिवली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन इंडिया, फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन सिचुएटेड इन इंडिया से क्या हो? कनेक्टेड हो, उसके क्या हो? रिलेशन में हो, उसके रिलेशन में होलली एंड एक्सक्लूसिवली उसी के रिलेशन में रेस्पेक्ट में हो, तो आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। दूसरी डिडक्शन आपको मिलेगी जो आप रिंबर्समेंट कर रहे हो एक्चुअल एक्सपेंसेस का। जैसे आप अपने हेड ऑफिस को क्या कर रहे हो? एक्चुअल एक्सपेंसेस जो उन्होंने आपके लिए करे हैं, एक्चुअल में करे हैं आपके लिए, आप उनका क्या कर रहे हो? रिंबर्समेंट कर रहे हो। मतलब कोई एक्सपेंडिचर आपको करना था, हेड ऑफिस ने वो एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, या फिर हेड ऑफिस ने कोई सी दूसरी ब्रांच ऑफिस ने क्या कर दिया? वो एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया। दूसरी ब्रांच ऑफिस जो आउटसाइड इंडिया है उन्होंने कर दिया, और आपने उस एक्चुअल एक्सपेंस का क्या कर दिया है? रिंबर्समेंट कर दिया है, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा और किसी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक तो मिलेगी होली एंड एक्सक्लूसिवली जो किसके रेस्पेक्ट में हो? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन इंडिया या फिर फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन जो क्या है? सिचुएटेड इन इंडिया है उससे। और दूसरी मिलेगी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस का क्या कर रहे हैं? रिंबर्समेंट कर रहे हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस का क्या कर रहे हैं? रिंबर्समेंट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने हेड ऑफिस को कर रहे हो तो उसकी क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हेड ऑफिस को और कुछ अदर देन क्या कर रहे हो? रिंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हो, या किसी और ब्रांच ऑफिस को आप क्या कर रहे हो? अदर देन रिंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हो, तो उसकी आपको कोई भी डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। ओके, नॉर्मल टैक्स होगा, डिडक्शन आपको एक्सपेंडिचर की यहां पर क्या हो रही है? मिल रही है। ओके, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन ले सकेंगे। और खास बात यहां पर यह 44 डीए में आपको मैंडेटरीली क्या करना होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 डबल ए मेंटेन करने पड़ेंगे, और आपको उनकी ऑडिट भी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। और वो ऑडिट रिपोर्ट आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर आपको क्या करनी होगी? फर्निश भी करनी होगी। अगर आप सेक्शन 44 डीए में फॉलो रहे हो, अगर 115 ए में हो रहे होते तो टैक्स रेट भी क्या होती? स्पेशल होती, 10% वाली होती। किसी एक्सपेंडिचर की आपको क्या नहीं मिलती? डिडक्शन नहीं मिलती। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी क्या नहीं था? रिक्वायर्ड नहीं था। ऑडिट भी आपको क्या नहीं थी? रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन 44 डीए कब होता है? जब पीई हो इंडिया के अंदर और इफेक्टिवली कनेक्टेड हो वो रॉयल्टी की इनकम, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम, तो टैक्सेशन स्पेशल नहीं नॉर्मल वाला होगा।
एक्सपेंडिचर की डिस्क मिलेगी, लेकिन होली एक्सक्लूसिवली वाली मिलेगी, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस वाली ही मिलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, ऑडिट करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर आपको वो रिपोर्ट भी क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। और इस पीडीएफ के अंदर दोनों का हमने एक क्या कंपैरिजन एनालिसिस भी दिया हुआ है कि दोनों के अंदर क्या क्या है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 44। ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 44 कौन सा था, डीए था। सेक्शन कौन सा हुआ, 44 डीए। अब हमारे हैं इंटरेस्ट को लेके, ठीक है ना, किसको लेके, इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी को लेके। इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी पहले सेक्शन 9 में हमने एक्रू और आइज इंडिया देख लिया, इंटरेस्ट भी हमने देख लिया था, रॉयल्टी भी देख ली थी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस भी देख ली थी। आइए एक और देख लेते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 तक तो हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे। और यस, क्लॉज 8 ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को अगर आप मनी गिफ्ट कर रहे हो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 होता ना, 50,000 से ज्यादा एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर आपने क्या करा है, विदाउट कंसीडरेशन वो गिफ्ट ही होता है। अगर मनी दिया है, मनी मतलब चेक हो गया है, ड्राफ्ट हो गया है, एफडी हो गई है, तो 50,000 से अगर एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है तो फिर वो रिसिपिएंट के लिए अदर सोर्सेस की इनकम होगी। तो अगर आपने कोई मनी गिफ्ट आउटसाइड इंडिया करा है और किसी नॉन रेसिडेंट को भी करा है, आउटसाइड इंडिया करा है गिफ्ट और वो भी कहां करा है, किसी नॉन रेसिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को करा है, 50,000 से आपने क्या करा, ज्यादा मनी की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मनी की बात कर रहा हूं, तो वो जो गिफ्ट है वो गिफ्ट भी इंडिया में एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। भले ही वो गिफ्ट आपने आउटसाइड क्या करा हो, इंडिया करा हो, किसी नॉन रेसिडेंट को करा हो, फॉरेन कंपनी को करा हो, लेकिन अगर वो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है और वो मनी गिफ्ट है, तो फिर वो मनी गिफ्ट इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। बस ध्यान रखना, बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, मनी की, सिर्फ और सिर्फ मनी की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं किसको लेके, इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी को लेके। अगेन सेक्शन कौन सा है, 115 ए ही है, ठीक है ना। टैक्सेबिलिटी देखेंगे सेक्शन 115 किससे, ए से। अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने या किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, फोकस करिएगा किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लिया है हमने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है जिससे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिर फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी में लोन लिया वो नहीं देखना है, अगर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट क्या है, फंड है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जिसकी खुद की इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 47 से एग्जेम्प्ट होती है। इतनी इंपॉर्टेंस की बात कर दी कि खुद की इनकम 10 क्लॉज 47 से एग्जेम्प्ट होती है। लोन आपने इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में आपने क्या करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में इन्वेस्ट किया हो, टैक्सेबिलिटी एट द रेट ऑफ कितने से होगी, 5% से होगी। फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर लीजिएगा, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी को क्या कर जाइएगा, भूल जाइएगा, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे करिएगा जिसकी खुद की इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 47 से एग्जेम्प्ट होती है। टैक्सेबिलिटी आपके इंटरेस्ट की होगी सिर्फ और सिर्फ कितने से, 5% की रेट से, 5% की रेट से। ओके, और टीडीएस होगा सेक्शन 194 किसमें, एलबी के अंदर, सेक्शन 194 एलबी से आपका वही 5% की रेट से, ठीक है ना। एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस तो हमेशा होते ही है, सेस तो ऑलवेज ही रहता है। ओके, तो फिर क्या होगा, टीडीएस होगा। अब हम आते हैं एक और इंटरेस्ट की इनकम पे। अगर क्या है, इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, क्या है, अगर आपने इंडियन कंपनी को या बिजनेस ट्रस्ट को, फोकस कर लीजिएगा वर्ड कौन से पे, इंडियन कंपनी, और 5 बार आप भी रिपीट करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड कौन सा, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को अगर आपने क्या दी है, बोरोइंग दी है, आपने क्या दी, बोरिंग दी, और वो भी फॉरेन करेंसी में दी है। यहां पर फॉरेन करेंसी मेन फोकस है, एक तो इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट, और दूसरा है अगर फॉरेन करेंसी में आपने उनको लोन दिया है या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है या रूपी डिनोमिनेटेड क्या है, बॉन्ड है, इनके थ्रू आपने क्या करा है, मनी क्या करा है, उनको क्या करा, लैंड करा, और उन्होंने आपसे मनी क्या करा, बोरो करा। लोन एग्रीमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी हो सकते हैं। टैक्सेबिलिटी होगी एट द रेट ऑफ 5% से, टीडीएस कटेगा 194 किससे, एलसी से।
लेकिन फोकस करोगे किस पे, इंडियन कंपनी पे और किस पे, बिजनेस ट्रस्ट पे, और प्लस किस में, फॉरेन करेंसी। यहां फॉरेन करेंसी जरूरी है, लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड था जिसकी खुद की इनकम में 10 क्लॉज 47 से एग्जेम्प्ट थी, वहां इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी का कोई भी क्या नहीं था, लफड़ा नहीं था। लेकिन यहां पर क्या है, लफड़ा है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर यही लॉन्ग टर्म बॉन्ड या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आपने इन्वेस्ट किया है किसी यूनिट में, ठीक है ना, क्या करे हैं, किसी यूनिट में, यूनिट कहां एस्टेब्लिश है, इन जो हमारी क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, आईएफएससी है, वहां पर जो क्या है सिचुएटेड है, और वो बॉन्ड और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो है वो लिस्टेड है सिर्फ और सिर्फ कहां के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के स्टॉक एक्सचेंज पे, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर लिस्टेड हो, लिस्टेड होनी चाहिए ओनली 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 ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और कौन सा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। अगर वहां पर लिस्टेड है और उस बॉन्ड में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया है फॉरेन करेंसी में, फिर वहां से जो ब्याज मिलेगा इंस्टेड ऑफ 5% की जगह से 4% की रेट से उसका टैक्सेशन होगा। इंस्टेड ऑफ 5% की रेट की जगह कितने से टैक्सेशन होगा, 4% की रेट से टैक्सेशन होगा। लेकिन वो लिस्टेड होनी चाहिए ओनली 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 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, और टैक्सेशन 5% की जगह कितने से होगा, 4% की रेट से क्या होगा, टैक्सेशन होगा। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी 5% की रेट से क्या होगा, टैक्सेशन होगा। अब एक विशेष बात जो आपको क्या करनी है, समझनी है, इनके अलावा कोई इंटरेस्ट है जो आपने क्या करा था, मनी लैंड करा था, हमने मनी बोरो करा था और वो फॉरेन करेंसी में था, तो 20% से होगा। अब ये आपको कैसे ध्यान है, देखिए फॉरेन करेंसी में लोन लिया था, अगर इंडियन कंपनी ने लिया था, इंडियन कंपनी ने लिया था या बिजनेस ट्रस्ट में लिया था फॉरेन करेंसी में, तब तो उसका टैक्सेशन लोन का, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का 5% था। लेकिन अगर यहीं पर इंडियन कंपनी की जगह और कोई इंडियन कंसर्न होती, जैसे कि क्या होती, कोई फर्म होती या कोई इंडिविजुअल होता, बोरोइंग उसने करी होती फॉरेन करेंसी के अंदर ही, तो उस ब्याज का टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 20% होता। फोकस करना है आपको किस पे, इंडियन कंपनी है, फॉरेन करेंसी में लोन है, तब तो टैक्सेशन 5% है। और अगर इंडियन कंपनी की जगह और कोई इंडियन कंसर्न है, और कोई क्या है, इंडियन कंसर्न है, लोन तो अभी भी फॉरेन करेंसी में है, तो टैक्स कितना होगा, 20% होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के अंदर फॉरेन करेंसी की कोई भी क्या नहीं है, कंडीशन नहीं है, टैक्स रेट कितनी है, 5% है। इंडियन कंपनी है, बिजनेस ट्रस्ट है, लोन है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, फॉरेन करेंसी के अंदर बोरोइंग है, टैक्सेशन 5% है। और अगर लिस्टेड है ओनली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो कितना है, उस केस में क्या होगा, 4% होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर करा तो भी टैक्स रेट उसके केस में कितनी होनी है, 5% ही होनी है। इंटरेस्ट की इनकम है, पैसिव इनकम है, ठीक है ना, कौन सी है, पैसिव इनकम है। जैसे डिविडेंड इनकम होता है, पैसिव इनकम होता है, ठीक है ना। रॉयल्टी तो क्या होती है, एक्टिव इनकम होती है, कोई इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, देते हैं, कोई प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, देते हैं, राइट देते हैं। फी फॉर टेक्निकल सर्विस में मैनेजर सर्विस देते हैं, हम उसको क्या देते हैं, टेक्निकल सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं, वो एक्टिव इनकम होती है। क्या होती है, एक्टिव इनकम होती है। लेकिन इंटरेस्ट पैसिव इनकम है। इंटरेस्ट अगर क्या है, पैसिव इनकम है, डिविडेंड क्या है, पैसिव इनकम है, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस हेड में तो मिलेगी ही नहीं, आपको चैप्टर 6A की भी नहीं मिलेगी। रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस में मिल रही थी क्योंकि वो एक्टिव इनकम थी, इंटरेस्ट में से नहीं मिल रही है क्योंकि ये पैसिव इनकम है, बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, कमा रहे हो। तो पीजीबीपी हेड या अदर सोर्सेस हेड की तो कोई मिलेगी नहीं, डेप्रिसिएशन अलाउंस कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको चैप्टर 6A की भी नहीं मिलेगी। लेकिन हां, आप चैप्टर 6 जो होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ आप कर सकते हो। आपको यहां तो लॉस हो नहीं सकता जहां एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होते हैं, जैसे रॉयल्टी इनकम है, ठीक है ना, 115A है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, 115A है, जहां टैक्स रेट 10% है, एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिली, जहां एक्सपेंडिचर की नहीं मिली तो लॉस आएगा नहीं। लेकिन आपके जो दूसरे लॉसेस हैं, दूसरे जो लॉसेस हैं वो आप रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस में से सेट ऑफ कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पर इंटरेस्ट की इनकम में से कोई भी एक्सपेंडिचर की, पीजीपी हेड, अदर सोर्सेस की नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके कोई दूसरे लॉसेस हैं वो आप इस इंटरेस्ट की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो। चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट कौन सा है, सेक्शन 80LA डिडक्शन चैप्टर का है, जो क्या होता है, ऑफशोर क्या होती है, ऑफशोर यूनिट्स जो होती है,
जो इंटरनेशनल फिनेंशियल जो क्या होते हैं सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पर जो क्या होती है यूनिट होती है, सिचुएटेड होती है, नॉन रेसिडेंट की फॉरेन कंपनी की जो क्या होती है यूनिट होती है, उनको क्या मिल जाती है सेक्शन 80 LA में क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। आपको ध्यान होगा वैसे तो डिडक्शन चैप्टर का है, उनको आउट ऑफ 15 असेसमेंट ईयर के ब्लॉक में से 10 असेसमेंट ईयर में क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। आउट ऑफ 15 असेसमेंट ईयर के ब्लॉक में से आप 10 असेसमेंट ईयर में 100% डिडक्शन ले सकोगे, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है ले सकोगे। अगर क्या है यूनिट है किसकी, फॉरेन कंपनी की, नॉन रेसिडेंट की, कहां पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो उनको क्या मिलती है सेक्शन 80 LA में डिडक्शन मिलती है, तो वो मिल जाएगी। उसके अलावा आपको ये 115A का जो इंटरेस्ट है इसमें से आपको किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये सिर्फ इंटरेस्ट वाली इनकम है और कोई दूसरी इनकम नहीं है, इंटरेस्ट वाली इनकम है, टीडीएस उस पे हो चुका है, टीडीएस उस पे हो चुका है, लेकिन खास बात है वो टीडीएस होना चाहिए एट ए रेट नॉट लोअर देन रेट जो 115A में दी है, ठीक है ना। 115A के से कम वाली रेट पे अगर टीडीएस होता है, अगर उससे कम वाली रेट पे क्या होता है टीडीएस होता है, तो फिर रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। तो रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डीटीडबलए है और डीटीडबलए के अकॉर्डिंग टैक्सेशन इससे भी क्या है कम है, तो टीडीएस क्या होगा उस कम रेट से होगा। अगर कम रेट से टीडीएस होगा तो रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड होगा इंटरेस्ट के केस में। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, रिटर्न आपको फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है अगर टैक्स डिडक्टिबल हो, टैक्स डिडक्ट हो चुका हो और टैक्स डिडक्ट हुआ हो एट ए रेट नॉट लोअर देन जो रेट स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 115A में जो रेट स्पेसिफाइड है, जो 20% 5% की जो रेट है, अगर उससे कम रेट से टीडीएस नहीं हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर उससे कम रेट से क्या हुआ है, टीडीएस हुआ है, तो 100% फिर आपको रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा था, इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट को लेके सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 जो होता है इंटरेस्ट को लेके होता है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन आया है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। हम नॉन रेसिडेंट है जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं, हम नॉन रेसिडेंट है जो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हम बैंकिंग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो नॉन रेसिडेंट है जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ किसके, बैंकिंग बिजनेस में, बैंकिंग बिजनेस में, और उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना। बैंक ऑफ अमेरिका क्या है, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ये उनका हेडक्वार्टर हो गया और ये उनकी कोई दूसरी क्या हो गई, ब्रांच हो गई। ये उनका इंडिया में क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ये उनका इंडिया में क्या हो गया, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया। और इंडिया में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंडिया का जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है किसका, जो नॉन रेसिडेंट एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग है, उनका इंडिया में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर पेइंग इंटरेस्ट टू देयर हेड ऑफिस या फिर कोई दूसरे ब्रांच ऑफिस जो आउटसाइड इंडिया हो, उनको क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। मतलब खुद ही अपने ही बैंक को, मतलब खुद ही सेल्फ क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ये लीजिए लोन इन्होंने दिया, ये उनको क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अब एक्सप्लेनेशन आया सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लॉज 5 जो इंटरेस्ट का होता है उसमें क्या आया, एक्सप्लेनेशन आया और बताया गया ये जो नॉन रेसिडेंट है एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग में, उनकी जो इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है एंड दे आर पेइंग इंटरेस्ट टू देयर क्या है, हेड ऑफिस और अदर ब्रांच ऑफिस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो वो जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट जो होगा, वो जो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, वो डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा, वो डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यस, वो इनकम उनके लिए, हेड ऑफिस के लिए, अदर ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड जो आउटसाइड इंडिया है, वो उनके लिए क्या होगी, इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होगी। इन एडिशन टू पी, इंडिया में जो पीई है, इंडिया में जो क्या है, पी है, उसकी इनकम तो चार्जेबल टू टैक्स तो होनी ही होनी है। ये जो इंटरेस्ट जो पे किया है वो भी इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा, वो इंटरेस्ट इनको इंडिया में टैक्सेबल होगा। और विशेष बात, ये जो पीई है, नॉन रेसिडेंट जो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग है, जिनका इंडिया में पीई है, और वो पीई अपने हेड ऑफिस को या दूसरे ब्रांच ऑफिस जो आउटसाइड इंडिया उनको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट की इनको पीई को क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। बस ध्यान रखें टीडीएस क्या करें, डिडक्ट करें और आप
उसकी डिडक्शन ले ले। अगर बिना टीडीएस काटे आपने उनको इंटरेस्ट पे कर दिया तो वो इंटरेस्ट की इनकम आपको क्या, वो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भी क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया क्या है एक्सप्लेनेशन है कि नॉन रेसिडेंट जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ क्या है बैंकिंग, जिसकी इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और डेट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पेइंग क्या है इंटरेस्ट टू देयर हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया और अदर ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड क्या है आउटसाइड इंडिया, तो वो जो इंटरेस्ट होगी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी इन एडिशन टू इनकम चार्जेबल टू टैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पीई इन इंडिया। तो वो इनकम तो होगी, उसके अलावा इंटरेस्ट की इनकम क्या होगी, हेड ऑफिस उनकी टैक्सेबल होगी, एक्सपेंस की तरह आपको डिडक्शन मिल जाएगी पीई को, बस आपको उस पे क्या करना है, टीडीएस करना है। एग्जाम में ऑलरेडी इसको लेके क्या आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। अब आज के बुलेट रिवीजन का लास्ट डिविडेंड। पहले हमने नॉन रेसिडेंट का क्या देखा था, नॉन रेसिडेंट का रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट और लास्ट है हमारा उनके लिए डिविडेंड। नॉन रेसिडेंट को फॉरेन कंपनी को डिविडेंड की इनकम हो रही है, ठीक है ना, चाहे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट इंडियन करेंसी में करा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में करा हो, डजंट क्या है मैटर है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये डिविडेंड है। टैक्सेबिलिटी होगी एट द रेट ऑफ कितने से, 20% से। और अगर वो डिविडेंड उनको बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा बिजनेस ट्रस्ट से मिलने वाला डिविडेंड यूनिट होल्डर को तभी टैक्सेबल होता है जब वो बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड किससे मिला हो, एसपीवी से, स्पेशल पर्पस व्हीकल के, जिसमें उन्होंने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिया और उस एसपीवी ने सेक्शन 115 बी स्पेशल रेट क्या कर रखी हो, ऑप्ट कर रखी हो। अगर उस एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को क्या मिला, डिविडेंड मिला, तो बिजनेस ट्रस्ट को तो एग्जेम्प्ट रहेगा। बिजनेस ट्रस्ट जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको करेगी, यूनिट होल्डर को करेगी, तो वो डिविडेंड की इनकम यूनिट होल्डर को क्या होगी, टैक्स होगी। ओनली और ओनली तभी केस में टैक्स होगी जब बिजनेस ट्रस्ट को वो डिविडेंड एसपीवी से मिला हो और एसपीवी ने सेक्शन 115 बी डबल ए क्या कर रखा हो, ऑप्ट कर रखा हो। कौन सा ऑप्ट कर रखा हो, सेक्शन 115 बी डबल ए ऑप्ट कर रखा हो। किसने, एसपीवी ने ऑप्ट कर रखा हो। और डिविडेंड किसको मिला हो, बिजनेस ट्रस्ट को। बिजनेस ट्रस्ट ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको करा, यूनिट होल्डर को करा। यूनिट होल्डर कौन है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है। टैक्सेशन होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 20% से। तो नॉन रेसिडेंट के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होती है एट द रेट ऑफ 20%। सेक्शन 9 में देखा था अगर कोई इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया भी डिविडेंड पे करती है तो भी वो डिविडेंड की इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होती है। अब विशेष बात है इस 20% के टैक्सेशन में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको यहां पर कोई भी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इवन 57 का जो प्रोवाइजो होता है ना कि डिविडेंड की इनकम में से इंटरेस्ट एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है और मैक्सिमम कितना है, 20% मिलती है। नॉन रेसिडेंट के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में जहां टैक्स रेट स्पेसिफिक हो गई है, आपको वो 20% इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इवन जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है टू द एक्सटेंट ऑफ कौन सा होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ कौन सा होता है, 20% होता है, वो भी क्या नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। पैसिव इनकम है, चैप्टर 6A की भी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। पैसिव इनकम है, अगर उस पर टैक्स डिडक्टिबल है और टैक्स डिडक्ट हो गया, और विशेष बात है टैक्स डिडक्ट हुआ हो नॉट एट ए रेट नॉट लोअर देन, नॉट क्या है, लोअर देन जो 115A में जो रेट दिए, अगर उससे कम से क्या नहीं हुआ है, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, तो फिर रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर उससे कम पे हुआ है, कैसे हो सकता है कम, अगर आपको बिजनेस ट्रस्ट ध्यान है, अगर आपको बिजनेस ट्रस्ट ध्यान है, बिजनेस ट्रस्ट अगर नॉन रेसिडेंट को क्या करता है, डिविडेंड की इनकम देता है, तो टीडीएस काटता है 10% से। सेक्शन 115A बोल रहा है, सेक्शन 115 क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि टैक्सेशन होगा कितने से, 20 से, लेकिन टीडीएस हो रहा है कितने से, 10 से। एट ए रेट लोअर देन द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115A, उससे कम रेट से टीडीएस हो रहा है। इन दैट केस नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो विशेष बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट में भी सेम पॉइंट था, डिविडेंड की इनकम में भी सेम पॉइंट है। टैक्स डिडक्टिबल है, टैक्स डिडक्टेड हो चुका है एट ए रेट नॉट लोअर देन द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115A, तब उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। एल्स उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। पैसिव इनकम है, 20% की टैक्स रेट है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इवन जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी मिलती है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% की, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी क्या होगी, नहीं मिलेगी।
तो यहां पर हमने बुलेट रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, रॉयल्टी का, फी फॉर किसका, टेक्निकल सर्विस का, इंटरेस्ट का, 44 डीए का, स्पेशल रेट 115 ए का, ठीक है, इंटरेस्ट का, टीडीएस भी हमने देख लिया और डिविडेंड इनकम का भी हमने यहां पर क्या करा है, कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पास्ट एग्जाम के क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे। यकीन मानिए अब आपके लिए बहुत ही क्या होगा, आसान हो जाएगा पास्ट एग्जाम के क्या करना, क्वेश्चंस करना। और ये जो हमारा पीडीएफ है, ठीक है ना, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर वैसे ऑटोमेटिक से सारे क्या करे हुए थे, नोट डाउन करे हुए थे। जो रेगुलर बैच का ही क्या है, ये पीडीएफ है। तो ये रेगुलर बैच का जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पे हम आपको क्या कर देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। और इसमें जो भी पढ़ाया है वो सारा रेडीमेड यहां पर क्या करा हुआ है, ऑलरेडी ही क्या करा हुआ है, मेंशन करा हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, बुलेट रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट रिवीजन के अंदर एनआर का एक और जो टैक्सेशन हमारा बचता है कैपिटल गेन को लेके, स्पेसिफिकली कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट इनकम को लेके, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके भी हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे। और बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, स्टिल इसको आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा।